आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर और चेयरपर्सन देवीना मेहरा जी। देवीना जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं कि बाजार का रिएक्शन काफ़ी सीमित है बातचीत फेल होने के बावजूद। अब क्या कुछ रीड कर रहा है बाजार, कैसे समझ रहा है इस बड़े डेवलपमेंट को, बताएं जरा। गुड मॉर्निंग। एक तो मैं कहूंगी आपके दर्शकों से, निवेशकों से कि जी। इस बार जो युद्ध है, एक तो युद्ध क्षेत्र पे हो रहा है, दूसरा ये बातचीत और सोशल मीडिया के स्तर पे हो रहा है कि आप खासकर प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है तो शेयर मार्केट गिरता है और तेल चलता है, या उल्टा होता है। और आप अधिकतर देखें तो उससे जस्ट पहले किसी ने बड़ी पोजीशन ली होती है, ये ऐसा होने जा रहा है। तो ये थोड़ा सा इस बार वो एक एक क्षेत्र युद्ध क्षेत्र है, और एक क्षेत्र ये है कि आप स्टेटमेंट क्या आती रहती हैं। और मेरे हिसाब से हर एक चीज पे रिएक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आपको हर दिन कुछ करना है या हर दिन आगे पीछे होना है, उसमें कोई फायदा नहीं है। और शायद मुझे याद नहीं, पिछली बार आपके यहाँ ये डेटा दिया था कि नहीं, ये आंकड़े दिए थे कि नहीं, कि आप अगर 20वीं सदी के शुरू से 125 साल की का इतिहास लें, तो जो भी इस तरह के युद्ध हुए हैं, बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये दोनों जो विश्व युद्ध हुए थे उसके बाद कितने सारे हुए, वियतनाम, कोरिया, फिर ये दो गल्फ वॉर हुई, और 26/11 हुआ, लिबिया पे बॉम्बिंग हुई, ऐसा जितनी भी चीजें हुई, निष्कर्ष यही है आंकड़ों से कि शेयर बाजार के हिसाब से आपको जियो पॉलिटिक्स से ज्यादा रिएक्ट करना नहीं चाहिए। अ, उसका बात वही होता है कि जब आपका देश उस युद्ध में हो, वो अलग बात है। तो जैसे जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान हार गए, तो हाँ, उनके निवेशकों के लिए झटका था। लेकिन अधिकतर केसेस में यही है कि जियो पॉलिटिक्स से आप बार बार अपना जो भी बाजार में कर रहे हैं उसको बदलिए मत। और जहां तक तेल का भी सवाल है, अभी तो खैर एक तो है कि अभी जो सीज फायर का जो 2 हफ्ते का समय था वो भी खत्म नहीं हुआ है। और अगर आप इस तरह से देखें कि अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता अगर तेल का भाव बढ़ता है, तो ये बात ठीक नहीं है। फिर राजनीतिक तौर पे एक ही चीज का मोर और लेस फर्क पड़ता है अमेरिका के जो लीडर्स हैं या किसी को भी, क्योंकि उनके जो वोटर हैं उनके लिए पेट्रोल, या जैसे उसको गैस बोलते हैं वहां पर, उसका जो पेट्रोल पंप पे या गैस स्टेशन पे जो भाव है, उससे बहुत कुछ बदलता है राजनीति में। तो वो एक चीज होती है जो अमेरिकन में रहने वालों को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि उनको फर्क नहीं पड़ेगा अगर तेल का भाव कहीं भी चला गया। तो ये मुझे तो लगता है कि खाली सब आज का स्टेटमेंट ये है, कल कुछ और होगा। अ, इतना आसान नहीं है ये सब करना कि हाँ पूरे दुनिया भर में शिप्स का आना जाना ही रोक देंगे। ठीक बात है, बिल्कुल ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई है। देवीना जी, अब एक चीज़ जो जानना चाहता हूँ, व्हाट नेक्स्ट, अगला ट्रिगर क्या है? बाजार किस चीज़ पे मूव करेगा, ऊपर या नीचे? क्या ऐसी चीज़ बाजार देखना चाहेगा जिससे लगे कि हाँ अब हमें डायरेक्शन क्या लेना है? देखिए, दोनों तरफ से मेरा ये मानना है कि चाहे वो आप पॉजिटिव ट्रिगर देखें या जो बोलते हैं रिस्क देखें, वो अधिकतर ऐसी चीजें होती हैं जो आपने सोची नहीं होती हैं, जो एंटिसिपेट नहीं किया होता है। जो कहानी होती है वो बाद में बनती है। तो मेरे हिसाब से बाजार चलता है या गिरता है और उसके बाद हम लोग कहानी ढूंढते हैं। जैसे मैं आपको 2024 की बात बताऊं, तो 2023-24 में हमारा जो प्राइवेट कंजम्पशन नंबर था वो 21 साल में सबसे कम था। पर उस समय कोई वो डेटा नहीं देख रहा था। आई थिंक मैं ही अकेली थी जो ये बोल रही थी कि कंजम्पशन इतना गिर गया, क्योंकि उस समय बाजार चल रहा था। सितंबर के बाद बाजार जब गिरना शुरू हुआ तब सबको ख्याल आया कि अरे कंजम्पशन बहुत खराब हो गया। तो वो तो कहानी हो चुकी थी। तो ये मेरे हिसाब से आपको ट्रिगर ढूंढते रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप निवेशक हैं, ट्रेडर नहीं हैं, तो आपको एक ही चीज करनी है, सोच समझ कर अपना इक्विटी एलोकेशन करिए। जो मैं कहती हूँ, कभी भी आपके 100% पोर्टफोलियो इक्विटी में नहीं होना चाहिए। इक्विटी में वही होना चाहिए जो चीज कम से कम पैसा आपको 7-8 साल तो नहीं चाहिए। और बाकी फिर बाजार के हर दिन के ऊपर नीचे होने से अपना वो निवेश बदलिए मत, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब बाजार चलता है तब भी आपको मौका नहीं मिलता है उसमें बाजार में
वापस एंटर करने का। तो ये जरूरी नहीं कि वही स्टॉक्स वही सेक्टर रहे, लेकिन निवेशित रहिए जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है। तो ये आपका इक्विटी एलोकेशन प्रॉपर रहना चाहिए, ये राय देवना जी की तरफ से। इस तरह के मार्केट में कहाँ आपको मौके दिखते हैं निवेश के, बताएं कहाँ पैसा लगाना चाहिए? देखिए, हमने अभी अपना पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया है सेक्टर के हिसाब से। तो आप लगभग 2 साल से ही फार्मा हेल्थ केयर में हम लोग ओवरवेट हैं, और ऑटो कंपोनेंट्स में भी ओवरवेट है, तो वो अभी तक बना हुआ है। बाकी काफी तरह के स्टॉक पिक रहते हैं, मतलब वो कैपिटल गुड्स में भी हैं, केमिकल्स में भी हैं, एफएमसीजी में भी हैं। बैंक्स में ओवरवेट नहीं है, लेकिन बैंक्स में अक्सर हम लोग अगर आप 5-6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अक्सर बहुत अंडरवेट होते थे। अब वैसा नहीं है। तो पिछले साल पहले पीएसयू बैंक्स ऐड किए, बाद में कुछ और भी ऐड किया, तो वहाँ जैसे मैंने कहा, जितना हम लोग यूजुअली होल्ड करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा होल्ड करते हैं। मैं कई बार कह चुकी हूँ कि मैं बैंक्स और किसी भी लेंडिंग कंपनी में बहुत डर डर के निवेश करती हूँ, नर्वस इन्वेस्टर हूँ उसमें। बिल्कुल ठीक बात है, फेयर इनफ। फार्मा हेल्थ केयर ऑटो जिससे जो आपको रॉक सॉलिड बिजनेसेस दिखते हैं वो ज़्यादा पसंद है देवीना जी को। देवीना जी, एक और आखिरी सवाल करेंसी मार्केट को लेकर है। क्या आपको लगता है कि फिर से रुपया नया लाइफ लो बना सकता है, या इस बार अब करेंसी मार्केट में उतना असर नहीं पड़ेगा? कैसे देखती हैं आप? अब बोले करेंसी मार्केट पर या करेंसी मार्केट के कारण, मुझे इतना नहीं नहीं, करेंसी समझ नहीं मार्केट, आया। हमारे हमारी करेंसी पे क्या रुपया हमारा फिर से नया लाइफ लो बना सकता है? बना तो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं हम्म, बना सकता, हम्म, क्योंकि अभी तो काफी कुछ आरबीआई ने किया। पहले तो रिजर्व्स के थ्रू मार्केट में जाके सपोर्ट किया, फिर अभी काफी वो रेगुलेशंस बदले। और अ, और वो भी होता है कि हम लोग खाली डॉलर के बनस्पत देखते हैं, आप बाकी करेंसीज के बनस्पत देखिए, तो ऐसा नहीं है कि रुपया ने अच्छा किया। इवन 2025 में यूरो के बनस्पत रुपया 20% गिरा था, जो हम लोग को समझ नहीं आया, क्योंकि डॉलर भी गिरा था बाकी करेंसीज के लिहाज से। और एक चीज अगर आप फंडामेंटल्स के हिसाब से देखें, तो अभी जहां हमारी इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दरें हैं, वो नॉर्मली होता था कि जैसे यूएस या यूरोप की जो ब्याज दरें हैं उससे 5-6% ज्यादा होती थी, 5-6% पॉइंट। अभी वो खाली 2-2.5% ज्यादा है। तो उसके कारण भी वो एक फंडामेंटल कारण होता है, अगर आप इवन मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में देखें, कि उसके कारण करेंसी पर दबाव बना रहता है। तो वो चीज भी है। अभी तो पिछली कई एमपीसीज के बाद तो आरबीआई ने करेंसी का नाम नहीं लिया था, इस बार तो खैर उन्होंने लिया। पर ये जरूर उनके कंसिडरेशन में हमेशा ही रहा होगा, क्योंकि आप सब चीज को मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं कंट्रोल कर सकते, कि आप चाहें कि मेरा जीडीपी भी हाई हो, इन्फ्लेशन भी कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, ब्याज दरें कम हो, करेंसी स्ट्रांग हो, तो वो सारी चीजें एक साथ में नहीं हो सकती हैं। तो आप अगर आप एक डब्बे में जिसमें नो 3 ही चीजें आ सकती हैं, उसमें 5 चीजें घुसाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ बाहर आ जाता है। तो करेंसी कई बार वही बैलेंसिंग फैक्टर हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात कहा आपने कि सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करने में ये समस्या तो है ही। लेकिन बहुत अच्छे से आपने बाजार के डायरेक्शन के बारे में बताया, और साथ ही ये भी समझाया कि किस तरह के सेक्टर्स इस वक्त निवेश के लिए है बेहतरीन। देवीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और हमसे बातचीत की। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देवीना मेहरा जी बताती हुई धन्यवाद। बाजार के